आज भी द ग्लास बॉक्स में, जहां पर हवा में आपको विश्लेषण, लेकिन आज जो मतदान हुआ है उसका विश्लेषण, साथ ही साथ जो परिणाम से पहले विश्लेषण किया जाएगा उसके बारे में जानकारी देंगे मेरी सहयोगी मेघा वहां से जुड़ी हुई है। मेघा, कौन कौन वहां मौजूद है, जरा गैस से मुखातिब करा दीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से जमीन से 100 फीट ऊपर हम पहुंच चुके हैं और आज हवाएं और सर्द हो चुकी हैं, धड़कनें थमी हुई हैं। लेकिन ये धड़कनें थमी हुई हैं इसलिए क्योंकि जो कल विश्लेषण हो रहा था उस विश्लेषण के अनुरूप ये कहा जा रहा था कि आज स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन आज जब लोगों से बातचीत हुई तो लोग कहते हैं कि अभी भी चुनाव फंसा हुआ है, नेक टू नेक फाइट है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चुनाव राजस्थान का जा कहाँ रहा है। और राजस्थान का ये चुनाव शायद पहली बार ऐसा होगा जो किसी की समझ से परे है, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, पत्रकार हो। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड में मौजूद रहे, हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जाके जहां से फीडबैक लेकर आए हैं, जहां से बातचीत लोगों से की है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जानी है, उन लोगों से बात करेंगे। तो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी जिक्र करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको सबसे पहले मुखातिब करा देते हैं गेस्ट से। और सुरेश गर्ग जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं, दीपक मिश्रा जी आप प्रवक्ता, सुधांशु माथुर जी मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, सूरज सोनी राजनीतिक विश्लेषक, जीएल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक, और पंडित घनश्याम शर्मा। क्या कुछ आंकड़े कहते हैं, क्या नक्षत्र कहते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार, सतवीर सिंह राठौड़, सुनील यादव, अमित भारद्वाज, लोकेश ओला, दिनेश डांगी और कनिका कटियार, ये सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा दुबे, निवास चौधरी, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे गेस्ट डॉक्टर मिथिलेश जामनी राजनीतिक विश्लेषक, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले रिपोर्टर्स का ही रुख करते हैं क्योंकि जमीनी हकीकत को समझ लेते हैं। सबसे पहले दिनेश डांगी, आपका रुख। आप बहुत जगह घूमे हैं, रिपोर्ट ली है, ग्राउंड जीरो को जाना है, परखा है, और आज जो मतदान हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका क्या विश्लेषण? जी देखिए, एक तो जो साइलेंट मतदाता है, वोटर्स, उनका अंडर करंट है, उनकी तादाद कितनी है, क्या उनका मिजाज है, उनको भांपना और आकलन करना कह सकते हैं कि किसी के बलबूते की बात नहीं है। बड़ा फैक्टर वो निभाने जा रहा है क्योंकि जो मुखर मतदाता होता है उसने किसी तरह का रिएक्शन यहाँ पर नहीं दिया। अब ईवीएम में वो क्या बटन दबा के आया, किसके पक्ष में दबा के आया, तो उसके आसपास अगर पहुंचे तो एक नतीजे तक हम पहुंच सकते हैं। दूसरा, जैसा कि मुख्यमंत्री से हमारी कल बात हो रही थी, उनका 52 साल की सियासत का तजुर्बा है। उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि 3 चीज़ें निभाएगी कि अंडर करंट वोट अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे हित में होगा। दूसरा, 2 करोड़ 52 लाख महिला मतदाता है, कई स्कीम्स उन्होंने संचालित की, कई योजनाएं चलाई, तो उनको उम्मीद है कि महिलाएं हमारे पक्ष में वोट दे सकती है, उनका आकलन है। और आज महिलाओं की सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई। 9 बजे के आसपास जब घर का रसोई का काम करते उस दौरान उनकी भीड़ थी। और फर्स्ट टाइमर वोटर्स हैं, उनकी भी काफ़ी तादाद थी। और नो डाउट बीजेपी ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार के अच्छे मुद्दे उठाए, तो ग्राउंड पर यूथ उसके बारे में मुखर बात कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है ये अभी पता नहीं है। लाल सिंह, लगभग 69% जो वोटिंग है बताई जा रही है, जो 5 बजे तक का था। जो और सही आंकड़ा है जो 6 बजे खत्म हुई है उसका भी अभी आएगा, लेकिन जो अभी तक आंकड़ा आया वो क्या कुछ कहता? देखिए मेघा जी, सबसे पहले मैं इस महान लोकतंत्र के पवित्र महायज्ञ को सल्यूट करता हूँ। उसकी वजह है, आज मैंने एक बड़ा अच्छा दृश्य देखा जब मैं जमीनी धरातल पर कवरेज कर रहा था। 2 दिव्यांग जो बोल नहीं पा रहे थे, चलना भी बामुश्किल हो रहा था, दूसरों की मदद पे आते हैं, वो अपना वोट कास्ट करते हैं। ये भारत की बढ़ती हुई लोकतंत्र की ताकत, हमारी लोकतंत्र के प्रति आस्था का जीवंत उदाहरण था। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो बूथ पर एक और सीन मुझे दिखाई दिया। एक अम्मा बैठी हुई थी, मैंने बार बार पूछा नाम क्या है आपका, नाम नहीं बता पा रही थी। मैंने उनकी एज का पता किया, 95 साल की उम्र थी, अपना मतदान डालने आई थी। मैं और आगे बढ़ा तो सेल्फी पॉइंट लगा हुआ था। मैं इस बार क्या, मैं करीब 50-60 बूथों पे गया, पूरे जयपुर में कवरेज किया, तो युवाओं में क्या सेल्फी का बड़ा क्रेज है, तो वोट डाल के सेल्फी ले रहे थे। ये 3 तस्वीरें मैंने आज देखी। मैं खुद को गौरवान्वित पाता हूँ, इस देश के महान लोकतंत्र में मेरी भागीदारी है और ये लोकतंत्र सशक्त होता जा रहा है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। साधुवाद उन सभी मतदाताओं का जिन्होंने इस लोकतंत्र में अपनी आहुति दी, मजबूत करने के लिए इस प्रदेश और राष्ट्र को। अब सवाल आपने कहा कि क्या रहेगा। देखिए, बढ़ता हुआ वोट परसेंटेज हमेशा अब तक के सियासी समीकरण
चाहे आप 2018 ले लीजिए, 2013 ले लीजिए, चाहे अन्य राज्यों के चुनाव ले लीजिए, बढ़ता हुआ वोट परसेंट कहीं ना कहीं विपक्ष की मदद करता आया अब तक। लेकिन मैं इस पर ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा यही एक ट्रेंड रहता है, लेकिन बढ़ता हुआ वोट परसेंटेज माना जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के विपक्ष और विपक्ष के पक्ष में जाता है। अब देखना होगा लास्ट जो इसका वोटर परसेंटेज कैसा आएगा, लेकिन उत्साह ज़बरदस्त है। तो हम मेगा अब ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी मतदाताओं ने अपना जो मत है वो मत देने के लिए मत डाल दिया है। क्या मत रहेगा 3 दिसंबर को सब ये पता तब चलेगा। एक छोटे छोटे से सबसे रिपोर्टर से ले लेते हैं, उसके बाद गेस्ट के पास जाएंगे। 2 चीजें जो निकल कर आई कि महिलाएं, दिव्यांग, युवा, इनकी भागीदारी बहुत है और एक अंडर करंट, इसका जरूर जिक्र करेंगे। वो हमारे गेस्ट के पास जाएंगे। तब कनिका, क्या नजर आया ग्राउंड? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो कहा जाता है कि मतदाता जो है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज अगर हमने देखा सुबह से लेकर शाम तक जो वोटिंग हुई उसमें मतदाता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सबसे ज्यादा जो हम आधी आबादी की बात करते हैं, क्योंकि पहले भी जिक्र हुआ है महिला और युवाओं का देखा जाए तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा इस बार वोट दिया है। उसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वोटर थे उन्होंने वोट दिया है। अब ये देखना होगा कि जिन मुद्दों को बीजेपी ने उठाया या कांग्रेस ने उठाया, क्या वो वोटर्स उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करके आए हैं। क्योंकि आज हमने देखा कि जो लोग परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो कैंपेन में दिखा, लेकिन आज जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो बेसिक जो मुद्दे थे वो विकास का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था। यानी कि जो बेसिक मुद्दे हैं उन्हीं को लोगों ने कहीं ना कहीं एडमायर किया और सोचा है उसके बारे में। जो हिंदुत्व का मुद्दा हो या धर्म की जाति की बात करते हैं, वो बातों में नहीं है या नहीं है, वो आने वाले वक्त में दिखेगी। अमित, आपको ग्राउंड पर क्या दिखाई दिया? जी मेघा, बिल्कुल ग्राउंड पे आज सुबह से ही सबसे बड़ी चीज़ ये थी, जो अभी मेरे साथी लाल सिंह जी ने भी बताया कि 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ उससे पहले से ही मतदान के लिए एक लंबी कतारें लगी हुई थी। वो कतारें शाम में 6 बजे तक, जब तक मतदान खत्म नहीं हो गया तब तक वो कतारें यूं की यूं लंबी से लंबी बनी रही। उन कतारों में सबसे ज़्यादा देखने को जो मिला वो युवा वहाँ पर थे और युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स वहाँ पर थे। उसमें एक बहुत रोचक चीज़ ये देखने को मिली कि फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवा जो थे वो खुद तो आए, उन्होंने और लोगों को भी वहाँ पर पोलिंग बूथ तक लेकर के आए, वोट डालने के लिए लेकर के आए। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा कि मैं एक पोलिंग बूथ पर था, तो वहाँ पर 65 वर्ष के एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचते हैं और वो मेरे साथ में बैठ करके जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था तो बताते हैं कि वो पहले फर्स्ट टाइम वोटर है। बोले मेरे को कलकत्ता से मेरे बेटे ने यहाँ पे बुलाया है वोट डालने के लिए, मैं आज से पहले कभी वोट नहीं डाला। तो ये यूथ जो जिस तरीके से की भागीदारी बड़ी है, यूथ उत्साहित है। लोकेश, आप एक रिक्वेस्ट है आप सभी सहयोगियों से, कुछ अपडेट आए तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा, हाथ खड़ा कर दीजिएगा। और क्योंकि अभी मतदान हो चुका है, प्रतिशत आएगा। लोकेश, आप बात कर रहे थे, लगातार प्रतिशत बता रहे थे, पहले का प्रतिशत भी बता रहे थे, उसको लेकर जरा बता दीजिए। देखिए, बात करें तो इस बार निर्वाचन विभाग ने 2 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया, लेकिन सुबह से 5 बजे तक, जिस तरह से पिछली बार 2018 में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ, उसका जो प्रतिशत है वो करीब 72% के करीब निकल कर आया। लेकिन इस बार तुलनात्मक उन 9 घंटे के बजाय तुलनात्मक 8 घंटे की बात करें तो इस बार करीब इन 8 घंटे में 4% मतदान है वो कम हुआ। हालांकि 6 बजे तक का समय था, उसके बाद भी मतदान केंद्र पर 6 बजे तक मतदान केंद्र पहुंचने वाले मतदाता उनको भी मतदान देने की जो अनुमति है वो दी गई थी। तो अभी फाइनल जो प्रतिशत है वो निकल कर नहीं आया, लेकिन खूबसूरत तस्वीरें अधिकतर गाँवों से अच्छी देखने को मिली, जहाँ मतदान केंद्रों पर कई मतदान ऐसे केंद्र ऐसे हैं जहाँ 90% से अधिक मतदान 5 बजे से पहले हो चुका था। तो वो एक खूबसूरत तस्वीर तस्वीर, मतलब ग्रामीण इलाकों में अच्छा प्रतिशत नजर आया। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी के तुलना में अच्छा मतदान। अब ये प्रतिशत किस तरफ जाएगा, राजनीतिक विश्लेषक है उनसे भी बात करेंगे। सुनील, आप भी ग्राउंड पर थे, आपको क्या नजर आया? और शहरी, ये कहा जाता है ज्यादातर बीजेपी के साथ होता है, शहर में जिस तरह कहा है लोकेश ने कि वो नजर नहीं आया रुझान, क्या ऐसा? मेगा, जो ओवरऑल अगर बात करेंगे हम, जिस तरह से जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, ये जो चुनाव है पूरे चुनाव को रोचक और एक महत्वपूर्ण बना देता है। अब बात करते हैं कि जो हमेशा एक लहर जैसा माहौल रहता है, इस बार चुनाव में अभी तक कह रहे हैं कि कोई नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे कोई भी, तो एक लहर जैसा माहौल नहीं है। अब बात करते हैं कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो युवा वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और फर्स्ट टाइम वोटर हमेशा मुद्दों को लेकर चुनाव बूथ तक पहुंचता है। तो ऐसे में उनके क्या मुद्दे, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, ये देखने वाली बात है। किन मुद्दों को वो ध्यान में रखकर वोट किया है, ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के मुद्दे हैं उनको पसंद आए या कांग्रेस के मुद्दे पसंद आए, वो चुनाव परिणाम के बाद हमें सामने। ठीक है, युवा, महिला, ये एक मुद्दा नजर आता है, विकास की बात करते नजर आते हैं। निवास, एक जगह आप सुबह थे और वहां पे कुछ फर्जी वोटिंग की बात भी हो रही थी, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था, तो कुछ ऐसा भी हुआ है?
जी मगर अब की बार ऐसा ज्यादा जगह देखने को नहीं मिला। 1-2 विधानसभा क्षेत्र जैसे सांगानेर या जयपुर की 1-2 विधानसभा सीटों की बात करें तो ऐसी पर जब प्रशासन के इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा कोई घटना है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। जो कार्यकर्ता है, किसी भी प्रत्याशी ने इस तरीके के आरोप नहीं लगाए। जो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता है एक दूसरे पर उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद में किसी भी तरीके का दबाव नहीं था, उनको शांत कर दिया गया। तो नॉर्मल छिटागांग सी जो होती है वो हुई थी, लेकिन ऐसी कोई घटना है वो किसी भी बूथ के ऊपर देखने को नहीं मिली, वो नजर नहीं आई है। तमाम हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं, लेकिन पहले राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी तरफ जाएंगे। आपको सर क्या नजर आता है अब ये जो वोट प्रतिशत रहा है अभी तक का, जो महिला युवा जिनका सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने वोटिंग की है, ये विकास की बात हो रही है, इन तमाम चीजों से क्या नजर आता है, क्या रुख रहेगा? मेघा जी, पिछले 25 वर्षों में आकलन हम करें तो मुझे तो 10 दिन पहले तक अजीब सा लग रहा था कि इस चुनाव में लोगों का रुझान चुनाव की तरफ नहीं था। शहरी क्षेत्रों के अंदर तो बिल्कुल ही उत्साह नहीं था, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कुछ कुछ था लेकिन कम था। लेकिन पिछले 5-7 दिनों से जब इन चुनावों के अंदर राजस्थान में मोदी जी की और राहुल गांधी जी की एंट्री हुई है और ये एमबीए और पनौती और ये जो सिस्टम चला है, नारे चले हैं, एमबीए मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जो कन्हैयालाल और जयपुर के बम धमाकों को उठाया मोदी जी के मुंह से, लाल डायरी को उठाया, ऐसे ही राहुल गांधी ने पनौती, जेब के तुरंग की फौज और ये जो बातें आई है, उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है वो एक बड़ा कारण रहा है। और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका तय की है वो नव मतदाताओं ने की है और इस बार नव मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचे भी हैं, वोट डलवाने के लिए आगे भी आए हैं और कहीं न कहीं जो स्थानीय मुद्दे थे वो गौण भी रहे। तो ये चुनाव जो है एक अलग दिशा में वोटर्स को, अगर नव मतदाता है, युवा किसकी तरफ जाएगा? देखिए निश्चित तौर पे अभी जो ट्रेड चल रहा है पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये एक चुनाव जरूर ये स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए था और विधानसभा के चुनाव थे, लेकिन ये जब राष्ट्रीय नेताओं की एंट्री हो गई तो कहीं न कहीं ये चुनाव जो है पूरे देश भर के मुद्दों को लेकर चला गया और जो यूथ का रुझान है वो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है चेंज की ओर है। यूथ थोड़ा सा जो उसको मिलता है, अगर नौकरियों की बात की जाती है तो उसको विश्वास भी होता है। हालांकि पेपर लीक के भी मुद्दे हैं, वो दोनों मुद्दे हैं, दोनों पहलू नजर आते हैं, उन पे बात करेंगे। लेकिन पंडित जी से जानते हैं कि उनके ग्रह नक्षत्र किस तरफ इशारा कर रहे हैं। नमस्कार जी, सच बेधड़क के सभी प्रिय दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसा डिबेट कर रहे हैं, ऐसे हवाई 100 फीट ऊपर इस प्रकार का चैनल पर हम इस बात को निश्चय कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं कि कितना रुझान रहेगा। आज बहुत ही बढ़िया प्रश्न मेघा जी ने किया है, क्योंकि आज अगर मैं सुबह की प्रश्न कुंडली देखूं तो वृश्चिक लगन की कुंडली आ रही है, मंगल सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है, अश्वनी नक्षत्र है, गजकेसरी योग भी बना हुआ है, भाग्य षष्टेश हो रहा है, गुरु और चंद्रमा की युति इतनी बढ़िया हो रही है कि मुझे लगता है कि रुझान बहुत बढ़िया आएगा और वर्तमान सरकार को थोड़ा सा झटका लग सकता है। आने वाला टाइम रुझान बहुत बढ़िया दिख रहा है। रिवाज चलता रहेगा या बदलेगा? बदलने की संभावना पूरी दिख रही है और ऐसा मान लो कि 135 के आसपास संभावना बढ़ी हुई है, ऐसा लग रहा है। अब ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा। 3 तारीख का इंतजार करना होगा। अब हमारे साथ जो प्रवक्ता है वो जुड़ गए हैं, सुधांशु सर भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं मिथिलेश जामिनी जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सुरेश जी, महिलाओं की भागीदारी की बात होती है, ये कहा जाता है, आपने चाहे हिंदुत्व का मुद्दा उठाया हो, लेकिन जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स जाते हैं वो कहते हैं कि उन्हें विकास चाहिए, वो जो युवा हैं उनको नौकरी चाहिए, महिलाएं जो हैं वो सुरक्षा चाहती। बिल्कुल निश्चित रूप से महिला सुरक्षा चाहती है, युवा नौकरी चाहता है। तो पिछले 5 साल से युवा क्या है, युवा ठगा सा महसूस कर रहा था। 70 लाख युवा आज ये जवाब मांग रहा था अशोक गहलोत से कि हमें नौकरी चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत ने नौकरी किसको दी? अपने रिश्तेदारों को दी। इसलिए आज युवा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए युवाओं ने वोट दिया है। आज जो भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी 2013 का जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है उससे भी ज्यादा सीटें जीत के आ रही है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं, इस इंतजार 3 तारीख का है, वहां भी युवा है और वो युवा वोटर पटवारी की परीक्षा भी दे रहा था। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि 3 दिसंबर के जब चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि जो पेपर हुए वहां पर उनका
निश्चित रूप, अरे मैं मेघा जी ये बता रहा हूँ नहीं कि पटवारी की परीक्षा हो या कुछ भी हो, लेकिन आज राजस्थान के अंदर कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ। युवा 18 घंटे तैयारी करता था और उसको पता लगता था दूसरे दिन पेपर आउट हो जाता है, तो वो ठगा महसूस कर रहा है। 2013 में जब आपकी सरकार आई थी तब इसके बाद में हमने कार्रवाई की, इन्होंने क्या कार्रवाई की थी? की है अभी आप बताइए। चलिए, आरपीएससी का मेंबर कांग्रेस ने उसको लगाया ना, अपॉइंट किया ना अशोक गहलोत ने, और वो पेपर लीक कर रहा है, करोड़ों रुपए लेके पेपर लीक कर रहा है। तो इससे युवाओं को पता तो चल रहा है ना। आरपीएससी में सिलेक्शन किसका हुआ? जो इनके नेता है उनके रिश्तेदारों का सिलेक्शन हुआ, जिनके कम रिटर्न में कम मार्क्स आए थे इसके बाद में। तो ये जनता देख रही है, युवा देख रहा है। युवा आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देके भारतीय जनता पार्टी प्रचंड। सर ये कैसे पता चलेगा युवा दे रहा है? क्योंकि अगर आप 2-2.5 लाख नौकरियों की, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, ये 4 लाख नौकरी की बात करते हैं। मैं सर एक बार जवाब ले लूं। नौकरी का भी मैं बता दूं, राजस्थान में वैकेंसी मात्र 2.5 लाख की है, तो हम झूठ नहीं बोलते कि 4.5 लाख। ठीक है। और फिर आपने 2 लाख प्रतिवर्ष का वादा किया था, 1,25,000 और 1,25,000 में भी वो भी उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर युवा मतदाता ज्यादा है, वोटिंग ज्यादा कर रहा है, महिलाएं वोटिंग ज्यादा कर रही हैं, वो किसके पक्ष? कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और वो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 5 साल तक बेहतर काम किया। राजस्थान एकमात्र राज्य ऐसा है जहां आज तक सरकार विरोधी लहर नहीं चली, जबकि चुनाव भी पूरा हो चुका है। मैं राजस्थान के सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करूंगा, उन्होंने आज शानदार वोटिंग की है, और ये जितनी भी बेहतर वोटिंग हुई है ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगी। 3 तारीख को बेहतर परिणाम आएंगे, कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। इस बात का ये तो सभी कहते हैं ना। अगर आज कोई और प्रवक्ता बैठे होंगे वो भी यही कहेंगे, ये थोड़ा ना कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, आप कहेंगे बीजेपी की सरकार आएगी। मेघा जी 5 साल काम किया है हमने, हमारे विधायकों ने 200 के 200 जो हमारे विधायक है, विधायकों के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की पार्टी के बनाने के, मेघा जी केवल नोट बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। की जनता ने जोर जोर से नारे लगाए, चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लगा रहे, ये राजस्थान की जनता नारे लगा रही है, चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा, ये जनता नारे लगा। ठीक है, चलिए राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। जीएन वर्मा जी, सर इस बार का रुख जो परसेंटेज रहा है या जिस तरह वोटिंग हुई है, या अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन वोटर किस तरफ जा रहा है? हालांकि युवा और महिलाओं की वोटिंग तादाद ज्यादा बताई जा रही है। देखिए, ये तो कोई भी नहीं कह सकता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, कांटे की टक्कर है। लेकिन मैं आपको एक विशेष बात बताना चाह रहा हूं कि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लड़े गए थे, और कांग्रेस ने 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी टेस्टिंग लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव में की है। वो एक है ओपीएस, पूरे भारत में इसकी अब मांग हो रही है, केंद्रीय कर्मचारियों में भी मांग हो रही है। तो एक ये बड़ा मुद्दा है जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पहले टेस्टिंग था। ओपीएस के साथ में ही जो बिहार में एक जो जातिगत जनगणना का एक उछाला था, और कांग्रेस ने इसको पकड़ के यहाँ पे भी कह दिया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे, और उसकी टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है। ओपीएस एक्स फैक्टर बन सकता है। ओपीएस और जनगणना, जो ओबीसी की जनगणना, हर आरक्षण भी दिया। आरक्षण तो उसके हिसाब से बाद में देंगे, आरक्षण तो जब गणना हो जाएगी तब देंगे। और नेचुरली कांग्रेस ने तो कहा है कि हम जो है उनके मैनिफेस्टो में कि हम आरक्षण उनके आबादी के अनुपात में देंगे और रिव्यू करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मुद्दों पे साइलेंट है। लेकिन और दूसरे मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आते हैं। मिथिलेश जी, जो आज वोटिंग परसेंटेज होता है, या फिर ये एक अंडर करंट की बात बार बार हो रही है, और मैं पिछले 2 दिन से ये सुन रही हूँ, उससे पहले ये सब नहीं था, तो ये अंडर करंट जो है उसको लेकर भी जरा जिक्र कर दीजिए। देखिए, जो अंडर करंट होता है वो कभी फॉल्ट भी हो सकता है, इसलिए वो तो उम्मीद की किसकी तरफ जाएगा वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन एक चीज इम्पोर्टेंट है कि पिछले चुनाव में भाजपा ने 28 मंत्री लड़ाए थे, 8 जीते थे, 20 हारे थे। कांग्रेस ने अभी 26 लड़ाए, कितने जीतेंगे भगवान बताएगा। और जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि लोग मेरे से तो मोहब्बत करते हैं लेकिन मेरे विधायकों से नफरत करते हैं, फिर आपने 85 उतार दिए, वो कैसे जीत के आएंगे, ये एक सवाल है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत की 7 गारंटियों पर 4 उनकी कमियां भारी पड़ी। 7 गारंटियों में 4 कमियां कौन कौन सी? एक तो ये कि 2 दिल धीरे धीरे मिले, और मिलने में बहुत देर कर दी, और मिलते मिलते उनमें दरार दिखने लग गई। और सचिन पायलट आखिरी दिन अपनी बॉल को हुक कर गए कि एक अकेला आदमी न चुनाव जीता सकता है न हरा सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कि करप्शन का जो इश्यू उठा, जो सरकारी बिल्डिंगों में धन निकला, और जब बाबा किरोड़ी लाल मीणा ने जो लोकर संवाद छेड़ा, वो लोकर संवाद बेरोजगारों के मन में बैठ गया, और 22 लाख जो नए मतदाता हैं
वो बेरोजगार की तरफ गए, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर। सर, लेकिन इसके बावजूद भी युवा जो या वोटर कहें, कोई भी मतदाता, महिला, युवा या कोई भी बुजुर्ग, इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, या फिर जो बीजेपी के लोग हैं वो इस बात को जिक्र नहीं कर रहे हैं कि वो आसानी से सारी सीट निकाल देंगे। आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी एक तो मिथिलेश जी की बात का एक जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि अंडर करंट में कभी ब्लास्ट भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि अंडर करंट इस बार है ही नहीं, होगा तो शॉर्ट सर्किट ही होगा। तो मुझे लगता है कि बाकी जितने हमारे सब साथियों ने कहा, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इस बार वोटर साइलेंट था। वोटर ने किस मुद्दे के ऊपर वोट डाला वो अभी तक भी जो है वो एक तरह से रहस्य बना हुआ है। हमारा काम विश्लेषण करना है। हम ग्राउंड जीरो के ऊपर जो देखते हैं उसके हिसाब से विश्लेषण करते हैं। चूँकि पिछले 25 दिन पूरे राजस्थान का दौरा किया और लगभग सभी जिलों को टच किया, तो एक बात तो साफ हुई कि वोटर उत्साही था, वोटर में काफ़ी उमंग था, वोट डालने का जज्बा था, लेकिन वोट किसको डालेगा वो उसने मौन कर रखा था। गांव में गए, गांव में देखा तो गांव में किसानों ने कहा कि भाई साहब खेतों के बीच में पहली बार सड़क बनी, अब हमारा ट्रैक्टर और हमारे जो संसाधन है हमारे घर तक चले आते हैं। तो ये किसानों में उत्साह था, क्योंकि गाँव की जो आर्थिक जो व्यवस्थाएं होती है वो कृषि आधारित होती है। फिर वो कर्ज माफी वाला मुद्दा कौन हो गया? जी मैं वही बताता हूँ कि किसान जो होता है वो आपका एक पैरामीटर होता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी वही संभालता है और हमको और आपको अन्न भी वही प्रोवाइड कराता है। अगर उसकी नाराजगी होती है गाँव के अंदर, तो आप मान के चलिए कि नींव कमजोर होती है, जो ये कहते हैं कि हम जीत के आएंगे। इस बार मैं सुबह से कह रहा हूँ, कल भी कहा था, एंटी इनकम्बेंसी 1% भी नहीं है। किसी ने भी सरकार की नीतियों को लेकर जो है वो कटाक्ष नहीं किया, उसमें अपना कोई रोष नहीं दिखाया। सर, सरकार में चाहे हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी गहलोत के खिलाफ ना हो, लेकिन मंत्री, विधायक, उनका विरोध बहुत नजर आया है। इसको ले लेते हैं, एक बार सीटों का विश्लेषण भी कर लेते हैं। सीटों का अगर विश्लेषण करें लाल सिंह, कौन कौन सी सीट जो बीजेपी के लिए फंस रही है? दोनों ही पार्टी में बात कर लीजिए। बीजेपी की अगर आप बड़े बिग लीडर की बात करेंगे तो जब हमारे सरदारपुरा की बात करें तो फंसी हुई सीट है। कुछ 2-4 इनके मंत्री ठीक ठाक चुनाव लड़ रहे हैं, वो फंसी हुई सीट है। लेकिन कम से कम आप मान लीजिए 65 सीटें ऐसी हैं राजस्थान की विधानसभा में। 65 सीटें या तो त्रिकोणीय मुकाबले में या उनमें बहुत ज़्यादा कंटेस्ट है, बहुत ज़्यादा कांटे का मुकाबला है। और ये 65 सीटों का समीकरण ही राजस्थान में सत्ता का आना और जाना तय करेगा। ठीक है, तो आपने एक सीट का तो लंबा हो जाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा लंबा चर्चा करेंगे। देखिए हॉट सीट बात तो हवा महल की सीट फंसी हुई है, आपके इन दोनों मंत्रियों की सीटें फंसी हुई हैं, जयपुर की बात कर लें तो, और इधर आप जोटवाड़ा की बात कर रहे हैं, अपने आप में ट्रायंगल में फंसी हुई है, वो भी सीट बिल्कुल फंसी हुई है। इसके बाद आप देखिए तिजारा में सीट फाइट ज़बरदस्त है। इसके साथ आप देखिए सिम में भी फाइट बताया जा रहा है। तो कई सीटें फंसी हुई हैं, करीब ऐसी 15 से 20 सीटें फंसी हुई हैं। लेकिन मैंने मैं आपको समीकरण साफ कर देता हूँ, सच बेधड़क के दर्शकों को बता देता हूँ। 65 सीटें जहां या तो जबरदस्त टक्कर है या उन्हीं सीटों में से ट्रायंगल पर जा रही हैं, और ये 65 सीटों के परिणाम ही तय करेंगे कि राजस्थान में सत्ता क्या गई। बाकी जो बची हुई सीटों में उन पर लगभग एक रोचक तथ्य है, तिजारा और पोखरण में वहां पर 80% से ज्यादा मतदान हो गया तिजारा में, और यही पोखरण की स्थिति है। तो चूंकि वो दोनों सीटें जो है जातिगत आधार पर वहां पर चुनाव है, इसलिए वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। अब ये देखना होगा कि बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में, दावा दोनों ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के रोचक जो तथ्य हैं वो अभी और सामने आएंगे। अब सुरेश जी इस पे जवाब दीजिए। आपकी तो हॉट सीट ही है, हवा महल हो, तिजारा हो, अब झोटवाड़ा हो, ये सारी निश्चित रूप से सभी सीटें जीत रहे हैं हम। हवा महल भी जीत रहे हैं तो झोटवाड़ा भी जीत रहे हैं, तिजारा भी जीत रहे हैं और पोखरण भी जीत रहे हैं। त्रिकोणीय नहीं बन रहा है? नहीं, कुछ नहीं, एक तरफा जीत है। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जाती है भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ ना, 2013 का हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जो अराजकता का माहौल था वो जनता समझ रही है साहब। 70 लाख युवा, वो जो 70 लाख युवा वो तो जवाब मांगेगा ही ना। सर, युवाओं की बात करें, दिनेश, आप कांग्रेस की अगर सीटें देखें, कौन कौन सी सीटें ऐसे फंसी हुई हैं, क्योंकि मंत्री, विधायक कई का विरोध चल रहा है? जी देखिए, कांग्रेस में कई बड़े दिग्गज चेहरे हैं जिनका चुनाव फंसा हुआ है, चाहे वो धीरज गुर्जर हो, चाहे गौरव वल्लभ हो, शांति धारीवाल हो, प्रमोद जैन भाया हो, नरेंद्र बुडानिया हो, या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा। ये कई ऐसे चेहरे हैं जहां टफ फाइट है, हालांकि उनके अपने अपने आकलन है। ये वो चेहरे वो फंसे हुए हैं। इसके अलावा आरएलडी के जो सुभाष गर्ग है, उनका भी मुकाबला बहुत बताया जा रहा कमजोर है, अंतिम दौर में वो पिछड़े। खैर, लेकिन जब बात की जाए, हम ओपीएस को भूल रहे हैं। राजस्थान में लाखों कर्मचारी है और एक कर्मचारी के घर के
अंदर अगर हम 5 वोट काउंट करते हैं तो इनकी तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा होती है। तो कांग्रेस की जो सीटें अच्छी खासी आ रही है 93 के बाद 30 साल के बाद, सबसे बड़ी वजह उसमें कर्मचारियों को वोट बैंक है जिसने 98 में सरकार को रवाना कर दिया था। कर्मचारी जो रवाना, इससे बड़ा अपडेट है, इलेक्शन कमीशन को आज बीजेपी ने भी शिकायत की है कि कर्मचारियों ने सर्विस वोटर दिलाने में बदमाशी की है, ईवीएम में कई जगह धीमी, यानी उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और ये पहले से था कि कर्मचारी, क्योंकि अंदर बूढ़ी अम्मा होती है कि इधर वोट डाल दीजिए, उधर डाल दीजिए। छोटा सा कमेंट्स में करना चाहूँगा, सुधांशु जी जिक्र कर रहे थे 2 सीटों की, लेकिन मैं बताऊँ 3 सीटों की बात करिए आप, जिसने राजस्थान की राजनीति की दिशा और दशा बदलने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप उन सीटों से शुरू होता है, तिजारा, पोखरण और हवा महल। यह तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने किनको उतारा है, जो हिंदुत्व के चेहरे हैं, जिनको हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है, तीनों सीटों पर। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को नहीं उतारा है। इतर कांग्रेस को देख लो, 2018 में 8 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, इस बार 15 प्रत्याशी उतारे हैं। अगर ये हो रहा है, जैसे सुधांशु जी कह रहे थे, अगर वोटों परसेंटेज से आधार पड़ रहा है, 80% गया है पोखरण में, तिजारा में, और सुबह से ही बढ़ रहा है, तो ये सीटें साफ साफ ध्रुवीकरण में फंसती हुई नजर आ रही हैं। और जिसका सीधा फायदा किसको मिलेगा ये बता दूं मैं, भाजपा को मिलेगा ही, लेकिन सीट वो निकालेगा जो अपना वोट पहले मतदार ज्यादा डलवा। ठीक है। अब सुरेश जी, क्योंकि दिनेश जैसे कह रहे थे ओपीएस 1 करोड़ जो कर्मचारी और उसका परिवार को आप टोटल कर लीजिए, अगर वो जा रहा है और अगर इसी में इस बात की शिकायत बीजेपी की तरफ से जाती है कि भाई कर्मचारी पूरी तरीके से उधर जा रहा है, तो फिर आपके लिए कर्मचारी पूरी तरह से उधर नहीं जा रहा। कहीं पे कुछ जगह ऐसी जगह थी जहां पे स्लो मतदान हो रहा है, उसकी हमने शिकायत की है कि भाई जहां जहां अगर स्लो मतदान हो रहा है तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जहां इस चीजों की कहीं ये कह रहे थे ना कि कर्मचारी नहीं, कर्मचारी देखिए सभी कर्मचारी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कर्मचारियों ने इस तरह से किया है कि स्लो मतदान किया है, उसकी हमने शिकायत की है। और कर्मचारी तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। आपने कभी भी देखा होगा जब ओपीएस ना मिले उसके बावजूद, देखिए ओपीएस के हमारी 2 दिन पहले जो हमें अमित शाह जी जो गृह मंत्री, उन्होंने खुद ने बोला है कि हमने एक कमेटी बिठा रखी है और वो कमेटी उसका निर्णय लेगी, उसके हिसाब से है। कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान किसी भी ये आप उस वक्त में कह रहे हैं जब ये कहा गया है गारंटी में कि ओपीएस को कानून लेकर आएंगे। चलिए आपका रुख करेंगे, लेकिन पूजा हमारी सहयोगी बैठी हुई है, वो भी गई थी टूर पर और लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट उन्होंने भी जानी है। पूजा, आपने जो देखा, इतने दिन रही है बाहर, क्या कुछ लोगों से बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? मेघा, देखिए लोगों का ये कहना है कि हम बीजेपी को तो वोट देते आ रहे थे, पर इस बार क्या है, योजनाओं का कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है मतदाताओं के ऊपर। उनकी जो योजना है, कांग्रेस सरकार की जो योजना है, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। लोग लाभ ले रहे हैं, मतलब ऐसा है, ये कहने का मतलब है। और इस बार लोगों का ये कहना है कि हम बीजेपी को देते आ रहे थे, पर इस बार हम इतिहास बदलना चाह रहे हैं और हम इस बार सरकार को चेंज करना चाह रहे हैं। और जो हमारी सरकार जो ऐसा होता था 5 करना चाह रहे हैं 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस है, उसको हम बदलना चाह रहे हैं और इस बार रिवाज बदलना चाह रहे हैं। तो ये अब ये कह रहे हैं कि रिवाज बदलना चाह रहे हैं, अब ये होगा नहीं होगा ये तो देखना होगा। अपने अपने आंकड़े, अपने अपने दावे हैं। लोकेश, आप जैसलमेर और ये बता रहे थे कि कहाँ कहाँ पे वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है? सबसे अधिक वोटिंग परसेंट की बात करें जिलों में, तो सबसे अधिक वोटिंग परसेंट रहा है जैसलमेर का, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम पाली के अंदर। देखिए इस बार सबसे बड़ी जो निर्वाचन विभाग की ओर से जो नवाचार किया गया, जिसमें बैलेट पेपर से वोटिंग परसेंट बढ़ाने का, तो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग परसेंट बढ़ाने पर फोकस रहा है। जहां दिव्यांग मतदाताओं ने जो आवेदन किया उसमें से 99% जो मतदाताओं ने वोट किया है। इसके अलावा बात करें तो जो सर्विस वोटर्स और जो बैलेट जो पेपर से जो कर्मचारी जो वोट डालते हैं उनकी संख्या की, तो इस बार उनकी वोट डलवाने की जो प्रक्रिया है वो भी अधिक रखी है। 2018 में करीब 3 लाख बैलेट पेपर पब्लिश हुए थे, उनमें से 1.5 लाख करीब बैलेट पेपर है वो बगैर वोटिंग के वापस खाली लौटे थे। तो वो नुकसान नहीं हो और कर्मचारियों के अधिक से अधिक वोट डल सके, इसको लेकर भी निर्णायक भूमिका उन कर्मचारियों की रहेगी, क्योंकि इस बार 3 लाख से अधिक कर्मचारियों ने वोट डाला है। साथ ही बात करें तो कर्मचारियों के परिजनों की, तो जिस तरह हमारे सहयोगी डांगी जी कह रहे थे कि कर्मचारियों के परिजनों की बात करें तो सबसे कम अगर वोट डालने वालों की संख्या की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के परिजनों की ओर से सबसे कम वोटिंग की जाती है। ये फैक्ट लेकिन इस बार
इस बार की बात कर्मचारियों के खुद के वोट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग मतदाताओं के वोटिंग परसेंट है वो भी इस बार अधिक रह रही है। और अगर कर्मचारियों के वोट बढ़ रहे हैं तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। सर, आपको क्या नजर आता है, इस बार नेक टू नेक फाइट है, 2 डिजिट में फंसेगी दोनों पार्टियां या फिर 3 का आंकड़ा पार कर पाएंगी? देखिए, जिस तरीके से वोटिंग जो है बढ़ रही है और युवाओं का स्विंग हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि एच बीजेपी को है और सत्ता परिवर्तन की ओर राजस्थान का मतदाता बढ़ रहा है। और जैसे हमने देखा जयपुर में जगह जगह घूम करके जो बूथ थे, सेंटर थे, वहां पे जो वोट देने लोग आ रहे थे, युवा लोग आ रहे थे, उनसे लग रहा था कि ये परिवर्तन की लहर सी चल रही है और ये लहर पिछले 2 दिनों से ही बनी है, जिसका आज जो है वो देखने को मिला नजारा पोलिंग बूथ्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इसका जो बड़ा कारण रहा है कहीं न कहीं वो राजस्थान में जो यूथ की नाराजगी और ये पेपर लीक है और सरकार पे जो अविश्वास है वो बढ़ा रहा है। तो उससे मुझे लगता है कि जो ट्रेड था 2003-13 का, उसकी तरफ राजस्थान का जो है मतदाता जा रहा है। मतलब नेक टू नेक फाइट कह रहे हैं आप। दीपक जी, माफ कीजिएगा, बहुत लेट आपके पास आई हूँ, लेकिन आप तीसरे मोर्चे की तरफ है, तो क्योंकि ये नेक टू नेक फाइट की बात चल रही है, क्या इसमें आपकी भागीदारी, या आप समझ रहे हैं कि आप किंग मेकर होंगे? देखिए मेघा जी, सबसे पहले तो जिस तरह से कि आपको समय लगा भी मुझ तक पहुंचने में ना, तो इसी प्रकार से जनता को भी हो सकता है कि अभी हमें उस चीज को देने में समय लग जाए। लेकिन इस बार हम जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर में गए, गांव-गांव गए, कस्बे-कस्बे गए, जनता का बहुत प्यार और समर्थन हमको मिला। हमने दिल्ली और पंजाब के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को यहाँ राजस्थान में रखा। जो बातें हमने की, जो सबसे पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर में सबसे पहले गारंटियां अगर किसी ने दी थी तो वो हमने दी। गारंटियों की बात अरविंद केजरीवाल जी ने आके राजस्थान में यहाँ पर दी और उन्हीं गारंटियों की नकल करके कहीं ना कहीं यहाँ पर अशोक गहलोत जी भी और भाजपा। मेरा तो सवाल ये है कि अगर 2 डिजिट में दोनों पार्टियां आती हैं, फिर आप क्या करें? देखिए, बिल्कुल ये जनता का, जिस प्रकार से जनता जहां भी वोट देती है, किस प्रकार से वो इस पूरे चुनाव को देखती है, लेकिन हम तो सिर्फ इतनी बात कहेंगे कि हम जनता के बीच में उस मॉडल को लेकर आप कितना कॉन्फिडेंट है, कितना आपकी आएंगी सीटें? देखिए, इस समय जहां तक हमने 88 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा, 3 सीटों पे लोग बैठ गए, 85 सीट्स हमारे पास में भी हैं। मुझे लगता है कि हम हमारा गुजरात से वोट परसेंटेज हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। सीट्सों में कितना यहाँ पर तब्दील होता है उसको अभी रिजल्ट्स आने के बाद ही देख पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, कॉन्फिडेंट नहीं है यहाँ की। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हम इस चीज पर हैं कि हम हमारे मॉडल को यहाँ पर स्थापित करने के लिए बिल्कुल हमने मजबूती से हम अपने आप को यहाँ पे रखा है। लेकिन आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी की मजबूती इस चीज से दिखती है कि वर्तमान में जो सीएम साहब हैं उनको हमारे प्रत्याशी के घर जाना पड़ता है, उसके यहाँ बैठना पड़ता है, उसको लालच देना पड़ता है और उसे आम आदमी पार्टी। लेकिन आप विपक्ष में रहेंगे या फिर साथ देंगे किसी पार्टी? देखिए, हम किसी पार्टी का यहाँ पे साथ देने के लिए विधानसभा में नहीं है। इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनावों के लिए है और लोकसभा चुनाव के लिए। मतलब राज्य में आप किसी के साथ? राज्य में हम अभी किसी के साथ में नहीं, हमने इंडिविजुअल चुनाव लड़ा है और हम इंडिविजुअली अपनी पार्टी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सर, ये पंडित जी, आपसे जानना जरूरी है कि आंकड़ा कहाँ रहेगा, 2 में या 3 में आ जाएगा? आपने कह रहे 135 बोला था। देखिए, पहले मैंने बताया था कि आंकड़ा तो बहुत अच्छा बीजेपी का आ ही रहा है। जनता का रुख मैं सुबह से देख रहा था, पोलिंग और बूथ पर खूब मैं घूमा हूँ। इतना बढ़िया आकलन रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। और वृश्चिक लगन की कुंडली और 3 तारीख को जो वोटिंग होएगी, गिनती होएगी, उसमें तो वृषभ लगन की कुंडली आ रही है। नक्षत्र गणना बहुत अच्छी आ रही है। मुझे लगता है कि जो मैंने आंकड़ा बताया लगभग वो पार हो जाएगा। अगर पार हो गया तो फिर सीएम कौन होगा? सीएम का चेहरा अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि वसुंधरा जी का पलड़ा भारी रह सकता है। चलिए, पलड़ा भारी अभी नजर आ रहा है। मिथिलेश जी, अभी बहुत सारी बात हो रही थी, पंडित जी कह रहे हैं कि 135 के आसपास भी आ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो अगर ग्रह नक्षत्र ऐसा कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे का पलड़ा भारी हो सकता है, तो एक बार फिर वही होगा कि अगर कांग्रेस आ रही है तो गहलोत और अगर बीजेपी आती है तो वसुंधरा। देखिए, 2 लीडर्स सचिन पायलट और वसुंधरा राजे, दोनों की शुभ दिन भी एक दिन शुरू हुआ जिस दिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, और उसी दिन वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रेम में वसुंधरा जी को लिया, उनका मुस्कुराता चेहरा। आज दोनों ने, शनिवार के दिन दोनों ने हनुमान जी की पूजा की, उन्होंने भी हनुमान जी की पूजा की, उन्होंने भी हनुमान जी की पूजा की। अब किसका भाग्य उदय होगा ये तो बड़ा दूर की बात है, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि ये जो जाट फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कहा जाता है जिसके साथ जाट उसके ठाट, और जिससे नाराज जाट
उसकी उल्टी खाट। और जाट किससे नाराज? और मुझे लगता है कि जाटों को नाराज करने में या जाटों को डिवाइड करने में पिछली बार 3 सीटें आरएलपी ने दी थी और 30 पर समीकरण बिगाड़ा था। तो कहीं न कहीं जो आरएलपी और एएसपी का हेलीकॉप्टर उड़ा है उसने भी सियासी समीकरण में आबो हवा में एक नया विकल्प। फिर वो जाहिर सी बात है कांग्रेस का समीकरण। देखिए वो कांग्रेस का बैठता है, बीजेपी का वो तो 3 तारीख को तय होगा, लेकिन कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी का एक तो राजेश पायलट को नाम जिक्र करना और दूसरा तेजा जी के ढोक लगाना। देखिए जो जाट कौम होती है इमोशनल कौम होती है, किसान कौम होती है, और उनको जब तेजा जी का जयकारा हनुमान जी ने राजस्थान विधानसभा में लगाया या लोकसभा में लगाया तो वो पूरे नॉर्थ इंडिया में जाट कम्युनिटी के लाडले बन गए। ठीक है जाट सर, मैं 1 सेकंड आ रही हूँ, मैं प्रवक्ता दोनों जो है उनसे पूछ लूँ जी। जोड़ता हूँ कि कर्नाटक चुनाव के अंदर हनुमान जी आए थे, क्या रहा? देखिए वहाँ रिवाज था कि राज बदलेगा, बदला। यहाँ भी रिवाज है 30 साल से, तो ये बदलेगा ही नहीं। कोई शनिवार थावर कीजिए तरपना, बुद्ध कीजिए व्यवहार, पंडित जी बैठे हैं तो ये थावर है, इसमें जो बोर्ड टिका है वो थावर ही है। गुर्जर और जाट वोटर, आप दोनों से सवाल लेते हैं। गुर्जर और जाट वोटर आपके लिए ज्यादा समस्या, क्योंकि गुर्जर वोटर ने ही आपको जिताया था पिछली बार और इस बार भी वही जिता रहे हैं। राजस्थान के सारे गुर्जर साथी कांग्रेस पार्टी के साथ थे। 25 सितंबर को याद नहीं करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। सचिन पायलट जी हमारे साथ नेता हैं, हमारे साथ मिले हुए हैं। गहलोत साहब के साथ उनके हाथ मिल चुके हैं। कहाँ पर नजर आए गहलोत? प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, कल राजेश पायलट जी को भी याद किया था मोदी साहब ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गहलोत साहब और पायलट साहब साथ में कहाँ नजर आए? कौन सी सभाएं करते हुए गहलोत साहब पायलट साहब नजर आए? पायलट साहब का इतना पकड़ है गुजरों में कि उनके फोन के भी मायने हैं। फेसबुक पे जब वो ऑडियो डालते हैं उसके भी मायने हैं। उन्होंने खुद ने ऑडियो जारी किया है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सब साथी मतदान करें। क्या इत्तेफाक रखते हैं बात राजकुमार जी? नहीं, राजकुमार जी को तो अब क्या बोले वो, जब जिस आदमी को आवारा निकम्मा बोला और मोहब्बत की दुकान बहुत पहले ही इन्होंने बंद कर दी थी। पहले गुर्जर आपसे भी नाराज थे, सीख ले लिया? गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज नहीं हुए। भारतीय गुर्जरों को ये उम्मीद थी कि 2018 के अंदर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो मुख्यमंत्री बनने की वजह से उन्होंने गुर्जरों ने वोट दिए थे। अब गुर्जरों के साथ क्या देखो आप आज अन्याय किया है, उनको जो उम्मीद थी वो उम्मीद खत्म हो गई और अभी भी यही आ रहा है कि साहब मुख्यमंत्री कौन होगा, अशोक गहलोत ही होगा। ये इनकी तरफ से प्रेडिक्शन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गुर्जर और जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मैं बता रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। गहलोत साहब या पायलट साहब अगर सरकार आती है कौन बनेगा? मेघा जी विधायक चुन के आएंगे, विधायक तय करेंगे, विधायक अपनी राय आलाकमान को देंगे, फिर आलाकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए सौरभ का रुख कर लेते हैं। सर मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ, स्टूडियो का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मेघा जी जो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत या उसमें कौन होगा, 2 दिन के अखबारों में छपने वाले विज्ञापन देख लीजिए। जिस तरीके से कॉर्पोरेट में क्या होता है, एक आदमी को प्रोजेक्ट किया जाता है, उसी को ब्रांड किया जाता है। जो अशोक गहलोत के अलावा किसको ब्रांड है? आज तो छोटे छोटे बक्सों में छोटी मोटे फोटो लगा दिए, कल वाला आप ऐड देख लीजिए, अगर चश्मा भी लगाओगे तो भी नहीं दिखेगा कि उनके नेता है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो गायब है, एक दलित नेता का फोटो गायब कर दिया। 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है पुनः, इस बात का मुझे दावा। सुरेश जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि पिछले 2 साल तक वसुंधरा जी इनके पोस्टर से गायब थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी वसुंधरा जी की अवहेलना नहीं की है। आप शुरू से एंड तक देख लीजिए, पिछले 5 साल के अंदर वसुंधरा जी की हमेशा फोटो रही है, आपने देखा होगा कभी भी। लेकिन ये फोटो में रही, सभाओं में भी रही? नहीं, सभाओं में रही है, बहुत सारी सभाएं की है। आज ही भास्कर के अंदर आंकड़ा, कभी कुर्सी यहाँ, कभी बोलने दिया गया, कभी नहीं बोलने दिया गया। ठीक है, स्टूडियो का रुख एक कनिका से भी सवाल ले ली। तो कनिका, ये गुर्जर वोट, ओबीसी, इसका बड़ा जिक्र हो रहा है, युवाओं ने वोटिंग की है, क्या ये युवा जो है वो सचिन पायलट से प्रेरित भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल, अगर सचिन पायलट की बात करें तो एक पर्टिकुलर समुदाय को वो हमेशा से टारगेट करते आए हैं और वो वोट बैंक जो है वो उनकी झोली में जाता है, वो दिखाई देता है। युवाओं की बात करते हैं जब, तो उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, मुखरता से उठाया, और उसके बाद जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और आलाकमान को उनकी बात को मानना पड़ा। दिल्ली में समझौता करवाया गया और कहा गया कि पेपर लीक पे कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं अगर युवाओं के खास तौर पर बात करें तो जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, युवा उनकी तरफ कनेक्ट हो सकता है क्योंकि उन्होंने उनके मुद्दे उठाए हैं। अब आने वाले समय में उन मुद्दों को क्या होगा, क्या निर्णय होगा, वो बात की बात है, लेकिन कनेक्टिंग में बस एक छोटा सा कमेंट, सुबह स्टूडियो जाने की तैयारी आपकी, लेकिन हम चूंकि अनोखी बहस कर रहे हैं और रीजनल मीडिया के इंटायर द हिस्ट्री में हम पहली इस तरह की 100 फीट ऊपर हैं और आज उन फिजा और हवाओं की बात करें और सियासत में चल रही हैं। मैं जैमिनी जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बात गुजरों की चल रही थी।
आप देखिए 2018 के चुनाव का अगर समीकरण किया जाए, सियासी समीकरण, तो हिंदुस्तान की नहीं राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो गुर्जर मतदाता बेसिकली भाजपा का है वो पूरी तरह शिफ्ट हुआ कांग्रेस तरफ, और इसका परिणाम ये हुआ कि एक भी गुर्जर विधायक भाजपा जीत कर नहीं आया। मेगा सुनो, मैं आ रही हूँ, लाल सिंह जी आ रही हूँ, आप सभी लोगों के पास दोबारा लौटूंगी। सर मैं लौटूंगी, लेकिन स्टूडियो में भी हमारे गेस्ट मौजूद है, मेहमान है। सौरभ जरा उनसे बात कर लीजिए। बिल्कुल, राम कुमार जी हमारे साथ पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद है, वो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। और हम लोग सर पूरा विश्लेषण हम लोगों ने किया फर्श से और अर्श पे। इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तमाम दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम विश्लेषण चल रहा है। राम कुमार जी, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, धीरे धीरे स्लो हुआ फिर वापस बढ़ा, इस परसेंटेज को आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी के नाते? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रजातंत्र के इस महापर्व पर जिस तरह का राजस्थान की जनता ने जो उत्साह दिखाया है, उसमें महिला, पुरुष, युवा और वृद्धजन ने भी बहुत ही एक पर्व की तरह, क्योंकि जब पर्व आता है वो दीपावली पर्व की तरह किया है। 1 महीने पहले तैयारी करते हैं और सफाई वगैरह करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो परसेंटेज बढ़ रहा है, 5 बजे तक के जैसे फिगर आए हैं तो 68 पॉइंट समथिंग, तो उसके बाद में अभी मुझे उम्मीद है और ऐसा है कि ये 75 तक जाएगा। और जिस तरह के लोगों के अंदर जो उत्साह और हमने जिस तरह का जन सैलाब उभरता हुआ और वहाँ भीड़ देखी है, और लोगों के जो आपके मीडिया के माध्यम से जो व्यूज आए हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो राजस्थान में कुशासन, राम कुमार जी, मैं आपके वो बिंदु जानना चाहूंगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट तमाम पार्टियां हैं, जो प्रत्याशी उतरे थे तमाम लोग कॉन्फिडेंट हैं, और इस मत प्रतिशत जो बढ़ता हुआ मत प्रतिशत है उसके लिए भी कॉन्फिडेंट है। आप किन बिंदुओं पर इतना फोकस रखते हैं कि हाँ ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है वो बीजेपी के लिए बिल्कुल सकारात्मक है और बीजेपी के खेमे के अंदर है? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि युवाओं के साथ में जिस तरह से आपने देखा 19 से एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाना और 70 लाख करीब अगर कुल मिलाकर के देखें तो युवा में एक आक्रोश है, उनकी लाइफ और ज़िंदगियां खराब कर दी है। उनके अभिभावक की स्थिति देखिए कि उनके साथ क्या हुआ, उसी का परिणाम है कि आज वो जन आक्रोश युवाओं का, और जो दुष्कर्म के केस राजस्थान में हुए 2 लाख से अधिक महिलाओं के। हम जमीन से 100 फीट ऊपर मौजूद हैं और आज मतदान के बाद चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी सीटें फंसी हैं, कौन सी सीट पर कौन निकल जाएगा, और आखिर में जो ये पूरा मतदान प्रतिशत है वो क्या कुछ कहता है। हमारे साथ दीपक जी भी, आप प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। दीपक जी, कौन सी सीटें आपको फंसी नजर आती है? देखिए, सीटें कौन सी फंसी हुई हैं ये तो सब 3 तारीख को ही निकल के आएगा कि क्या किस तरह से निकलता है। मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि इस समय इस चुनाव के अंदर में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के सामने में ये रख दिया कि अब आप जितने भी चुनाव आप लड़ते हैं देश के अंदर में, आपको शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे, जनता की मूलभूत बातों पर आपको बात करनी पड़ेगी। आप दोनों की गारंटियां उठा लीजिए, दोनों को देख लीजिए, दोनों ने कॉपी किया है पूरी तरीके से, अरविंद जी के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की है। तो आज के समय में देश के अंदर में अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का और पंजाब सरकार का मॉडल जो है वही स्थापित होना है आने वाले समय में। कॉपी करता हूं, लेकिन अगर कॉपी कर लिया और उसके बाद छा गए फिर क्या? तो ये कॉपी कर लिए तो हम तो चाहते ही, हम तो आंदोलन से निकली हुई एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये लोग अगर पहले से इस काम को कर रहे होते तो हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर ये कर सकते हैं इसको तो बहुत ही अच्छी बात है, ये करें इस चीज को, लेकिन हम जानते हैं इनकी नीयत ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ नकली केजरीवाल बन सकते हैं, असली केजरीवाल वाले काम नहीं कर सकते। अच्छा, राजकुमार जी से इसका जवाब ले लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले सूरज जी, ये जयपुर सीट का ही जिक्र कर लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो आपको नजर आता है कि इन पे थोड़ा मुकाबला टफ रहेगा? देखिए, जयपुर शहर के अंदर शुरू में लग रहा था कि 4 सीटों पे कांग्रेस बढ़त ले रही है, लेकिन आज जो पोलिंग हुई है और जितना मतदान प्रतिशत बढ़ा है उससे मुझे लग रहा है कि बीजेपी को एच है। और दूसरी एक बात जो आज मैंने जोधपुर में एक मित्र से भी बात की 1 घंटा पहले कि सरकार किसकी बन रही है, तो एक तटस्थ मतदाता था, उसने मुझे बताया कि सरकार जब तक कांग्रेस की, जब तक ईवीएम बाड़े में, क्योंकि पूरी सरकार 5 साल बाड़ों में ही चली है। पहले सरकार बाड़ाबंदी में रही, सरकार को खतरे से बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। उसके बाद में जब कोरोना काल आया तो बजाय लोगों को बचाने के रेमडेसिविर की कमी थी, लेकिन सरकार बाड़े में रही। तो जब तक ईवीएम काउंटिंग तक बाड़े में रहेगी तो सरकार कांग्रेस की है, और जब बाड़ाबंदी हटेगी तो बीजेपी की सरकार निकल करके आ जाएगी। ऐसी कई रोचक बातें राजस्थान में चल रही है। तो साइलेंट वोटर कह रहा है, कुछ कह रहे हैं। निवास, आप कुछ तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे।
जी देखिए, अब की बार प्योर मेजोरिटी से किसी की सरकार नहीं बनेगी। तीसरा मोर्चा है वो अभी रहेगा। आप मान के चलिए 25 से 30 सीटों पर तीसरा मोर्चा है। कुछ सीटों की अगर मैं बात करूं, विराटनगर ले लीजिए, सीऊ ले लीजिए, बायतू ले लीजिए, धोद ले लीजिए, आप बांसुर ले लीजिए, अनेक ऐसी सीटें हैं जो तीसरा मोर्चा है उस पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और कहीं ना कहीं जो सरकार नई सरकार बनेगी उसका ताला है वो इस बार निश्चित आप मान के चलिए कि तीसरा मोर्चा खोलेगा। ठीक है, आप अगर बसपा की बात कर लेते हैं, वैसे तो पिछली बार ऐसा हुआ था, विधायक बने और उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए और ऐसा लगभग देखने को मिल जाता है। बसपा अगर फिर से जीतती है, ऐसा होता है तो ये मान लें कि कांग्रेस के साथ नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार बसपा के सभी विधायक बसपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं बसपा उस चीज का बदला लेना चाहेगी। लेकिन ये तय है कि बसपा इस बार भी मजबूत स्थिति में है और जो कांग्रेस और बीजेपी से जो नाराज नेता थे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया। और कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी सीटें जो बसपा के इर्द गिर्द टिकी हुई हैं, क्योंकि कई बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बनी है और दोनों ही पार्टियां कोशिश करेंगे कि जो खासकर बसपा और आरएलपी और एएसपी का गठबंधन उनको अपनी तरफ लेने की। वहीं अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि आंदोलन से निकली पार्टी है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन पूर्ण रूप से वो सही नहीं है, क्योंकि जो आंदोलन के जनक थे उनको इन्होंने कहीं ना कहीं साइडलाइन किया। उसके बाद से राजस्थान में जो 2018 में भी हर जगह से जमानत जब्त जैसी स्थिति आई थी, अभी भी कई गारंटियों को लेकर यहां पर आए हैं। लेकिन जो इनसे जो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों की बात करिए तो राष्ट्रीय पार्टी ये कमजोर साबित हुई है, क्षेत्रीय पार्टियां इनसे ज्यादा हावी हुई है। तीसरा मोर्चा जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल। तो मैं ये मान लूं कि बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनसे अब कांटेक्ट होना शुरू हो गया होगा, कांग्रेस या बीजेपी? जी बिल्कुल, क्योंकि बिना उनके अब संपर्क अभी से, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को लगभग ये भांप चुकी है और तमाम जो दावे भी ऐसे किए जा रहे हैं कि इस बार की जो निर्णायक भूमिका है, जो तीसरे दल की जो पार्टियां, उनके विधायक उनके इर्द गिर्द रहने वाली है, तो अभी से वो फील्डिंग सजना तैयार हो गई है। चलिए जी ठीक है। अब लोकेश, आपने मुझे ये बताया था कि अब क्या क्या परसेंटेज रहा है। अमित, आप आज आपसे मैं वो सीटों का जिक्र कर लूंगी कि कौन कौन सी जयपुर की सीटें हैं जिन पर परसेंटेज ज्यादा रहा, आप वो देखिएगा। अमित, आप जयपुर में आज थे, कौन कौन सी सीटों पर क्या क्या तस्वीरें नजर आ रही थी और प्रतिशत क्या कुछ कहता है, या फिर ये कहें कि लोग वहां पर क्या कुछ कहते हैं? देखिए मेगा, जयपुर की सभी सीटों पर बहुत नेट टू नेट फाइट है। हम बात करते हैं सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की, तो सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के कुछ बूथों पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा, तो वहीं कुछ बूथों पर निर्दलीय का पलड़ा भारी रहा और कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। वहीं अगर हम बात करते हैं सिविल लाइंस की, तो सिविल लाइंस में भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी गोपाल शर्मा, उनका कुछ बूथों पर काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई, काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहा, जिसका फ़ायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। वहीं कुछ एरिया ऐसे थे जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया थे, वहाँ पर जिस तरीके से वोटिंग हुई तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। तो इसी तरीके से बाकी सारी सीटों का भी परिणाम यही सारा मिला जुला रहने वाला है और बहुत नेट टू नेट फाइट है। बिल्कुल नेट फाइट रहेगी। अमित भी कह रहे हैं, परसेंटेज आप बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, प्रतिशत की बात करें तो जयपुर के अंदर जो प्रतिशत निकल कर आया है 68% के करीब, जो मतदान 5 बजे तक हुआ और जो मतदान करीब 7 बजे तक चलता रहा। 6 बजे बाद भी कई बूथों पर मतदान हुआ है। चौमू में करीब 80% मतदान हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसके अलावा बात करें तो आदर्श नगर के अंदर भी करीब 75% से अधिक का मतदान देखने को मिल रहा है। अन्य बूथों की बात करें तो अन्य बूथों जो विधानसभा क्षेत्र उनमें भी, जैसे दूदू के अंदर भी करीब 75% से अधिक का मतदान देखने को मिल रहा है। अब ये किसको इशारा? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से 2013-18 के जो तुलनात्मक आंकड़ों की बात करें तो जिस तरह से मतदान 2013 में जैसे बढ़कर सामने आया और 2018 में जैसे मतदान प्रतिशत कम हुआ, तो 18 में मतदान प्रतिशत कम हुआ तो कांग्रेस को फायदा हुआ, लेकिन 13 में अधिक बढ़ा तो भाजपा को फायदा हुआ। यहाँ पर एक और तुलना देख सकते हैं, क्योंकि तुलना महिला मतदाताओं की बात करें तो महिला मतदाताएं 2013 में भी 74.67% थी, वहीं 2018 में भी 74.67% महिलाओं ने वोट किया। 2018 के अंदर पुरुषों ने जो वोट कास्ट है वो कम किया, 2013 में पुरुषों ने अधिक किया। तो इस बार आंकड़ा पुरुषों के जो मतदान का है वो भी देखने को मिलेगा कि महिलाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। पूजा, क्योंकि एक रिपोर्टर जाती है, क्योंकि यंग रिपोर्टर है, और जब लोग बात करते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी, देखिए पार्टी का कौन सी पार्टी आएगी, क्या आएगा, ये तो अलग बात है, लेकिन सीएम को लेकर कभी आपने जिक्र किया लोगों से?
तो अब राजस्थान के अंदर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। फिलहाल जैसा कि प्रवीण गुप्ता जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, तो रामकुमार जी, अभी जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि अभी भी मतदान जारी है, मतलब अभी प्रतिशतों का जो आंकड़े की हम लोग बात कर रहे थे वो पूरी तरह से सामने नहीं आया है, अभी पिक्चर बाकी है। फिलहाल मताधिकार का प्रयोग प्रदेश की जनता ने कर लिया और पूरे उत्साह के साथ आज लोकतंत्र के इस महोत्सव को मना भी लिया। वोट प्रतिशत की हम लोग बात कर रहे थे, अगर ये वोट प्रतिशत बढ़ता है तो हर पार्टी इस वोट प्रतिशत, बढ़े हुए वोट प्रतिशत पर अपना दावा करती है। आपसे मैंने सवाल किया था कि सर आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये समझते हैं कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ा तो उससे बीजेपी को फायदा होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहूँगा, 2018 के बाद में केंद्र का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार के डिसीजन हुए, जो राष्ट्र हित के मुद्दे थे, ऐसे मुद्दे जो हमारे सैकड़ों वर्षों से भी पेंडिंग थे, उनको भी हल किया। जो हमने वादा किया वो पूरा, चाहे वो धारा 370 की बात हो, लेकिन राम मंदिर की बात हो, इन चीज़ों पर भी एक डिसीजन लिया। सीए वाला अधिनियम को बनाया जाना, ट्रिपल तलाक को लाया जाना, जल मंत्रालय का अलग से बनाया जाना, जल मिशन के लिए, जल जीवन के लिए, ये सारी चीज़ें जो केंद्र से जो विकास को केंद्र बिंदु मानते हुए, और हमने ये कहा कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, और हम जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसके लिए जन कल्याणकारी योजना 2014 से लेकर के अभी भी कंटिन्यू रखे, एक तो उसका हमको लाभ मिलेगा तो ये मतदान। दूसरा, राजस्थान के 5 वर्ष का जो कुशासन रहा है और भ्रष्टाचार रहा है, और जिस तरह का जंगल राज और कानून व्यवस्था एकदम यहाँ पर तहस नहस हो गई है, और जो तुष्टीकरण की राजनीति जो की इन्होंने, और आपस में कुर्सी के लिए, कुर्सी के झगड़े के अंदर इन्होंने यहाँ जातिवाद भी फैलाया, सारे गुट भी कहा, सांप्रदायिक दंगे भी जो हुए थे वो इनके कारण से हुए। उन सब सारी चीज़ों को देखते हुए युवा वर्ग के साथ में जो पेपर लीक से बहुत सारे लाखों युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हुई है, उनका एक आक्रोश, तो उसका महिलाओं के साथ में जिस तरह के दुष्कर्म के जो केस हुए हैं, राजस्थान शर्मसार हुआ है, उनके एक्शन नहीं हुए टाइम पर, उनको पर्याप्त, उनके एफआईआर लॉन्च भी समय पर नहीं हुई है, और जिस तरह की शर्मनाक घटनाएं हुई है उनका मैं विवरण दूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये, और किसानों के साथ में जिस तरह का इन्होंने धोखेबाजी की कि पहले हम कर्ज माफ़ करेंगे ये सब, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 6,000 रुपये भी दिए, और अभी हमें संकल्प पत्र के, क्योंकि मोदी जी की वादा जो होता है, संकल्प जो होता है वो सिद्धि तक होता है, और हमारी जो इनकी गारंटियाँ तो गारंटी होती है। 2018 का हमने देखा, किसानों को भी हमने साधा, और आने वाले समय भी किसानों के लिए, चाहे हम एमएसपी गेहूं की 2700 रुपये बोनस उसके अंदर ऐड करें, चाहे बाजरा और ज्वार की खरीफ की जो फसल है उसके लिए एमएसपी का वो करें, जो हम भी ये भी जो 19,440 करीब किसानों की ज़मीन इन्होंने जो वादा किया, धोखा दिया, उनके कर्ज तो माफ़ नहीं हुआ, जो नीलाम हो गई ज़मीनें उनको भी राहत देने के लिए हमने व्यवस्था आगे के लिए की है। मैं समझता हूं कि युवा वर्ग में जिस तरह का आक्रोश था, महिला वर्ग में, कांग्रेस की थी, इसलिए सवाल सारे आपके बनते हैं। मैं वापस से सर आपके पास आऊंगा और यही सारे सवाल मैं आपसे भी करूंगा, क्योंकि आप भी इस चुनावी मैदान में बराबर के हिस्सेदार थे। फिलहाल दर्शकों को लिए चलते हैं फिर से, जहां पर इस समय ग्लास बॉक्स के अंदर फर्श से लेकर अर्श तक क्या कुछ सियासी सरगर्मियां रही, मतदान का उत्साह कितना जनता में रहा, और क्या कुछ इस पूरे चुनाव का विश्लेषण है। मेगा हमारे साथ कर रही है। मेगा, ओवर टू यू। बिल्कुल सौरभ, थैंक यू सो मच। और देखिए अब एक बार फिर से, क्योंकि कम वक्त है और मैं इसीलिए सबसे अपील भी करूंगी, आग्रह करूंगी, थोड़े थोड़े वक्त में अपनी बात रख लीजिएगा। मिथिलेश जी, कौन कौन सी सीटें आपको ऐसी नजर आती हैं पूरे राजस्थान की? ऐसी 4-5 सीटें बता दीजिए कांग्रेस और बीजेपी के लिए जो ज्यादा फंसी हुई। देखिए, मुझे जो फंसी हुई सीटें बीजेपी के हिसाब से लग रही है, उनमें कुछ इम्पोर्टेंट सीटें भी हैं, जिनमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट फंसी हुई नजर आ रही है, और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की सीट फंसी हुई है नजर आ रही है। ये 2 इम्पोर्टेंट सीटें फंसी हुई है। इसके अलावा और भी कई सीटें फंसी हुई है, जिनमें अगर बात कर लें तो सांगानेर सीट में भी थोड़ा बहुत इस बार पहली बार रुझान चेंज आया। जो सांगानेर कहा जाता था भगवा का गढ़ है, उस भगवा के गढ़ में सेंध है, और एक नए बच्चे अभिषेक चौधरी ने झोटवाड़ा की फिजा बदल दी है।
वहां भी राज्यवर्धन राठौड़ अमेरिकन कंपनी लिया है पीआर के लिए, लेकिन पीआर उनसे हो नहीं पाया, लोकल पीआर हवा में उड़ गया। ठीक है, इत्तेफाक रखते हैं सर इस बात से? देखिए, अपन शुरू से एक बात कर रहे हैं कि सबका अगर हम विश्लेषण का जीस्ट निकालें तो वही बात आ रही है घूम फिर के कि कोई ये नहीं कह पा रहा है कि बहुमत किसको मिलेगा। तो जो मैं शुरू से इस चुनाव के जो हमारी डिबेट शुरू हुई, जब से मैं कह रहा हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी चुनाव बुरी तरह से फंसा हुआ है। सबके अपने अपने दावे हैं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण ये है कि चुनाव अनप्रिडिक्टेबल है, उसको अभी भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है सुरेश जी, अगर 2023 में आपकी सरकार नहीं आती है, यानी राजस्थान में अगर सरकार नहीं बन पाती है, 2024 पे इम्पैक्ट होगा? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये तो असंभव है। मैं कह रहा हूँ कि 2013 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम आ रहे हैं, तो ये तो चीज है ही नहीं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी की 170 आएंगे, निश्चित रूप से आएगी। 2013 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। और मैं बता रहा हूँ आपको कि सब जितने भी अब जैसे जयपुर के आसपास की सीटें सब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो ऐसा कहीं पे भी कोई संदेह नहीं है, कोई फंसी हुई सीट नहीं लगी। एक दीपक जी ने और सवाल किया था कि कॉपी कर रहे हैं, हालांकि वो पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन कॉपी कर रहे हैं आप उनकी योजनाओं को? गारंटी भारतीय जनता पार्टी कॉपी कर रही, कांग्रेस पार्टी कॉपी नहीं करती है। और रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल रहा है। ये बार ये तय हो गया है, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे और हम पुनः सरकार बनाएंगे। इस बात का आपके चैनल पे आज मतदाताओं ने भी दावा किया है। ठीक है जीएन वर्मा जी, चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए, अगर नेक टू नेक फाइट के बाद आती है तो क्या अगले 3 तारीख के बाद 10 दिन वही नजर आएगा कि सीएम की फाइट होगी? कौन बनेगा सीएम की फाइट? तो रहेगी, लेकिन मैं एक मुद्दा आपके समक्ष और रखना चाह रहा हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ी जनसंख्या जातिगत तरीके से देखे तो जाटों की है, और जिस तरीके से सतीश पूनिया को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से हटा के और उपनेता बनाया था, तो कोई एलिवेशन नहीं था। तो इस बात की नाराजगी देखिए उस वर्ग में भी बहुत है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और हम जब गुजर्स की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे बात होती है तो कि जो है ना, जो गोलियां चली थी वो किसके समय चली थी। ये 2 बड़े मुद्दे। ठीक है, मुद्दे हैं, बहुत बड़े हैं अब, लेकिन मुद्दों से इतर सीटों का विश्लेषण है, क्योंकि अब मतदान हो चुका है। अब जो वोटर के मन में था उसने अपने वोट करके निकाल चुका है मन से बाहर। अब वो बंद है पेटियों में, जो आएगा 3 तारीख को बाहर। लेकिन उससे पहले, क्योंकि सच बेधड़क राजस्थान का वो पहला चैनल जो जमीन से ऊपर, हवा में 100 फीट ऊपर ये खास शो कर रहा है हमारे तमाम मेहमान के साथ, तो एक छोटे छोटे रिएक्शन हमारे तमाम गेस्ट से ले लेते हैं, हमारे सहयोगियों से ले लेते हैं कि आखिर उनको कैसा लगा। सबसे पहले गेस्ट की तरफ करते हैं। सर, 100 फीट ऊपर इस तरह का विश्लेषण शायद पहली बार होगा, कैसा रहा? देखिए, निश्चित रूप से एक इनोवेशन है, और कोई भी नवोन्मेषी कदम उठाया जाता है तो वो समाज में स्वीकार्यता बढ़ाता है, तो इसका आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक है सर, नहीं, अच्छी शुरुआत है, ये अच्छा कदम है आपका, होना चाहिए, ये अच्छी बात है। सच बेधड़क नया कॉन्सेप्ट लेके आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कुछ नया किया है जिससे कि हमें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सच बेधड़क का। आज विशेष में एक बात बताता हूँ आपको कि 199 पे रहेगी राजस्थान विधानसभा, क्योंकि राजस्थान में 200 सीट हमेशा भी बैठती रही है, 200 विधायक मैंने पहले 2019 में भी कहा था। अब क्या होगा कि राधेश्याम का निधन हो गया श्री गंगानगर सीट से, तो हाँ, तो 199 रहेगी कुल मिलाकर। तो इसका वास्तु का दोष का निवारण अवश्य कराए, हम ये अपील करते। ठीक है सर, एक रिएक्शन, इतनी जमीन से 100 फीट ऊपर आकर इस तरह का विश्लेषण, देखिए बहुत जबरदस्त, हम रोमांचित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और ये पहली बार देखा है ऐसा मीडिया की इसमें लाइफ में। दूसरी बात यह है कि राजस्थान में चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है वोट प्रतिशत बढ़ना। साथ ही जो नई सरकार आएगी उसके सामने चैलेंज रहेगा, क्योंकि नाथी का बाड़ा और आरपीएस। सर, अभी सच बेधड़क के लिए एक रिएक्शन चाहिए, बाकी अब इलेक्शन की बात तो हो गई, अब 3 को बात करेंगे। बहुत ही अद्भुत आपने ये किया है और बहुत ही अच्छी शुरुआत है, एक तरह का डिफरेंट, कहीं ना कहीं दर्शक जितने भी देख रहे हैं उनको भी एक डिफरेंट चेंज यहाँ पर मिलेगा, तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। और अब सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हम सब पहुंचे, मेहनत पूरे दिन की है, और उसके बाद अब यहाँ पर विश्लेषण करना। मेगा चुनाव को लेकर जो नवाचार है वो सिर्फ चुनाव आयोग ने ही नहीं किया, सच बेधड़क ने किया, ये काबिल तारीफ है। बिल्कुल, जिस तरह से जो एक्सपीरियंस रहा ये, और ये कहना चाहेंगे कि जमीन से 100 फीट ऊपर हवा में जब जमीन की बात कर रहा है सच बेधड़क, तो नेताओं से यही उम्मीद रही कितना ही बड़ा पद मिले, लेकिन जमीन का ध्यान रखना होगा, यह उम्मीद करते हैं।
देखिए बिल्कुल रोमांचक शो रहा और परिणाम भी इस बार रोमांचक ही देखने को मिलेंगे सभी को। जी मैं कहा जैसे 100 फुट ऊपर जमीन से 100 फुट ऊपर आकर के हमने जिस चुनावी बयार को महसूस किया और हमारे जरिए दर्शकों ने भी उसको भी हमने उससे रूबरू कराया। 3 दिसंबर को जिस तरह का रोमांचक परिणाम रहेगा उतना ही रोमांचक ये शो हमारे दर्शकों को भी और लगेगा। फिर 3 तारीख को फिर लौटेंगे। मेगा बिल्कुल एक अच्छा नया रोमांच है। और कल हम जोधपुर थे, दिल्ली की तमाम नेशनल मीडिया आई हुई थी, उन्होंने भी जिक्र किया था इस प्रोग्राम का। और हमने भी पत्रकारिता के सफ़र में पहली बार और देश में शायद इतिहास में किसी रीजनल चैनल ने इस तरह का विश्लेषण कह सकते हैं कि ज़मीन से 100 फीट ऊपर आसमान में किया। देखिए मेगा बहुत साफ है। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। ये हमारा शो आज इसका प्रतीक है, दावा है। रीजनल हिस्ट्री में आज तक किसी मीडिया चैनल ने इस तरह नहीं किया। मेगा 2 लाइन में बोलना चाहूँगा, ये निश्चित रूप से बिल्कुल जल्दी बोल रहा हूँ, किसी ने नहीं किया। लेकिन हम हवा में हैं 100 फीट न्यूज पर। अक्सर हम क्या कहते हैं, हवा किधर बह रही है, हवा किसकी है। हम हवाओं में हमारे तमाम एक्सपर्ट के साथ, तमाम मेहमानों के साथ हमने 2023 के चुनाव का विश्लेषण किया है। ये भी अपने आप में एक इतिहास है। देखिए मैं क्या लगातार शुरुआत से ही हम नया एक्सपेरिमेंट करने में चर्चा में रहे हैं हमेशा, और वो हमने आज सिद्ध कर दिया इस चैनल, इस शो के माध्यम से भी कि एक्सपेरिमेंट करना यानी कि सच पे धड़क ही कर सकता है। तो आज हमने वो प्रूव भी कर दिया कि इस शो के जरिए नए नए एक्सपेरिमेंट और भी होते रहेंगे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छा था। तमाम लोगों से बातचीत हुई, एक अच्छा एनालिसिस जो है वो हमने यहाँ बैठ के किया। सुधांशु सर, एक लास्ट कमेंट। देखिए प्रयोग धर्मिता बहुत जरूरी है और सच में धड़क नए प्रयोग करने के लिए जाना जा रहा है। और इसने कम समय में जो दर्शकों के बीच में अपना आप को स्थापित किया है वो एक मैं कह सकता हूँ माइलस्टोन है। और हवाओं में रिपोर्टिंग खूब की है, हवाई जहाज में भी की है, हेलीकॉप्टर में की है, लेकिन पहली बार हवा में विश्लेषण किया है, तो वो मेरे लिए यादगार है। और सच में धड़क को बधाई कि एक नया प्रयोग जो है उसको चारों तरफ सराहना मिल रही है। सफलतापूर्वक हमने ये नया प्रयोग किया और इसकी अब चारों तरफ वाहवाही भी हो रही है। लेकिन जो हवा में बातें हुई हैं, विश्लेषण हुए हैं, वो हवाई नहीं है। 3 तारीख को जो हमने बातें की हैं, देखिए वो साबित भी होंगी और तब सच बेधड़क इन बातों को दोबारा से चलाएगा। और अगर आपको खबरों को देखना है तो बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।